हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे CIB BFM मॉड्यूल बी का यूनिट 18, जिसमें कि हम लोग डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको बताया भी था, एक छोटा सा सेशन था जहाँ पे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया था। लेकिन ये हमारा जो चैप्टर है, ये इसमें हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो सबसे पहले है डेरिवेटिव एंड द ट्रेजरी, यानी कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट और ट्रेजरी में क्या रिलेशन है। तो डेरिवेटिव जो है वो मेनली एक तरह का मार्केट प्रोडक्ट्स होता है जिसको कि बैंक ट्रेजरी जो यूज़ करते हैं। तो यूज़ किस लिए करते हैं, इससे क्या होता है कि बैंकों को जो भी रिस्क है उसको मैनेज करने में हेल्प मिलता है, जैसे मार्केट रिस्क हो गया, और इसमें ALM रिस्क जो है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का रिस्क, उसको भी मैनेज करने में बैंकों को हेल्प मिलती है। दूसरा है जो भी बैंकों के कॉर्पोरेट कस्टमर हैं, उनके जो रिक्वायरमेंट है वो बैंकों के थ्रू जो है वो उसको पूरा करते हैं। और तीसरा है ट्रेड, यानी कि कोई भी ट्रेड करने में भी जो है बैंक डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के जरिए ट्रेडिंग करती है और उससे प्रॉफिट ओरिजिनेट करती है। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं क्या। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो है, जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स, कि इसका कोई भी अपना इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होता है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का जो वैल्यू होता है वो जिस तरीके का मार्केट है वो मार्केट के बेसिस पे डिसाइड होता है, और उसमें हम लोग फिनेंशियल मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ये मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, उसमें डील किए जाते हैं। तो जो फिनेंशियल मार्केट्स हैं वहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, बॉन्ड हो गए, इक्विटीज़ हो गए, उससे उसके रिलेटेड जो भी ट्रेड परचेज सेल होंगे वो फिनेंशियल मार्केट में होंगे। और जो भी कमर्शियल प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि ऑयल, गोल्ड, कॉटन, व्हीट, ये सारी चीज़ों का जो परचेज है वो कमोडिटी मार्केट्स के थ्रू, सेल और परचेज के थ्रू बिजनेस या ट्रेड किया जा सकता है। तो डेरिवेटिव जो है वो एक तरह से फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, जहाँ पे कि प्राइस, रेट या इंडेक्स जो है किसी भी फिनेंशियल प्रोडक्ट का या मार्केट का, वो एक नोशनल अमाउंट के ऊपर बेस्ड रहता है और उसमें एक स्पेसिफिक पेमेंट प्रोविज़न जो है वो मेंशन किया हुआ रहता है। तो डेरिवेटिव्स जो है वो ऑलवेज फ्यूचर प्राइस और जो भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उसका जो स्पॉट मार्केट है उसके बेसिस पे उसका फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस जो है वो डिसाइड किया जाता है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है OTC और एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, OTC का फुल फॉर्म होता है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जिसको कि डायरेक्टली निगोशिएट या ऑब्टेन किया जा सकता है बैंकों से, और कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। तो इस तरह के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को हम लोग ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसमें कुछ स्टैंडर्डाइज्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ही होता है फ्रेंड्स कि उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होंगे। तो जैसे किसी भी एक स्पेसिफाइड सम या किसी स्पेसिफाइड पीरियड के बारे में उसमें लिखा रहेगा, जिसमें कि वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो परचेज या सेल किए जा सकते हैं। दीज आर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, इसको हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। तो OTC हो गया ओवर द काउंटर, जो कि डायरेक्टली निगोशिएट या ऑब्टेन किया जा सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया जिसमें कि स्पेशल सम और स्पेसिफाइड पीरियड जो है वो मेंशन होगा किसी भी परचेज या सोल्ड करने के लिए। तो उसको हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स कहेंगे, जो कि ट्रेडेड ऑन अ फ्यूचर एक्सचेंज में वो ट्रेड किया जाएगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन ए फ्यूचर्स एक्सचेंज इज कॉल्ड अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है जो फ्यूचर एक्सचेंज के बेसिस में ट्रेड किया जाएगा उसको हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे। अभी यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है फ्रेंड्स कि OTC में और एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है। ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं CIB में। तो OTC का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट हैं जो कि बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ऑफर करेंगी तो उसको हम लोग OTC कहेंगे। और कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो कि फ्यूचर एक्सचेंज में ट्रेड किया जाएगा उसको हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट डेट, अमाउंट, टर्म्स जो है वो OTC में क्लाइंट के अकॉर्डिंग डिजायरेबल रहते हैं, जबकि आपका एक्सचेंज ट्रेडेड में ये एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है जिसमें कि प्रीसेट सेटलमेंट डेट और स्पेसिफिक टर्म्स जो है वो मेंशन रहते हैं। इसमें OTC में प्राइस जो है वो बैंक कोट करती है, जिसमें कि मार्जिन जो है
वो मार्केट के साथ कोट किया रहता है। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड में है ये ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होती है और ये स्क्रीन बेस्ड ऑर्डर मैचिंग सिस्टम के बेसिस पे डिसाइड की जाती है। यहाँ पे सिक्योरिटी होगा ओटीसी में, जो कि बैंक के डिस्क्रिप्शन में होगा। ये सिक्योरिटी आपका कैश मार्जिन हो सकता है, किसी भी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएशन के थ्रू हो सकता है। और जो एक्सचेंज ट्रेडेड है उसमें डेली कैश मार्जिन जो है वो मार्क टू मार्केट वैल्यू के बेसिस पे डिसाइड रहता है। यहाँ पे ओटीसी में काउंटर पार्टी रिस्क होता है, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड में कोई भी काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है। यहाँ पे ओटीसी में सेटलमेंट जो है वो मोस्टली जो है फिजिकल डिलीवरी के बेसिस पे होता है, लेकिन जो एक्सचेंज ट्रेडेड है वहाँ पे नेट सेटलमेंट जो है वो कैश में होता है। ओटीसी अंडरलाइंग रिस्क को हेज करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है और एक्सचेंज ट्रेडेड जो है वो मोस्टली ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड में हमारा डिफरेंस हो गया। अभी हम लोग 1 बाय 1 करके जो भी हमारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उसको देखेंगे। तो पहला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड स्वैप्स। हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो इंडिया में क्या है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो अंडरलाइन करेंसी को हेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इससे इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है और कमोडिटी रिस्क को भी मैनेज किया जाता है। ट्रेडिंग में करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स जो हैं वो ऑथराइज्ड बैंक्स तक रेस्ट्रिक्टेड है। और डेरिवेटिव्स को यहाँ पे मेनली जो है 3 पार्ट में ये किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन और स्वैप। फ्यूचर जो है फ्रेंड्स वो फॉरवर्ड का ही एक पार्ट होता है, जिसमें कि एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट अ फिक्स्ड रेट इज ऑब्लिगेटरी। जहाँ पे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन जो है वो फिक्स्ड रेट पे होता है और ये ऑब्लाइज्ड होता है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम देखेंगे सबसे पहला जो है हमारा डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि जो फॉरेन करेंसी होती है वो किसी भी एक फ्यूचर डेट पे और एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर एक्सचेंज या ट्रेड की जाती है। ये एक ओटीसी प्रोडक्ट है जहाँ पे कि काउंटर पार्टी जो है वो हमेशा कौन होगा, बैंक होगा। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर वहाँ पे अगर सेल की बात हो रही है, और फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। तो फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपोर्टर के बिहाफ में होगा और एक्सपोर्टर जो है इससे अपना एक्सचेंज रिस्क जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपका फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी भी इम्पोर्टर को अगर रुपी में कोई डेप्रिसिएशन हो रहा है तो उससे उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। फॉरवर्ड परचेज या सेल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको करेंसी रिस्क को हेज करने के लिए यूज़ किया जाता है अगर आप किसी क्रॉस करेंसी डील में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। डिलीवरी ऑफ करेंसी मस्ट बी गिवन और टेकन एज पर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स ऑन द एक्सपायरी डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज हो रहा है फ्रेंड्स, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि यहाँ पे टर्म्स कंडीशन लिखे होंगे। तो जो भी करेंसी की डिलीवरी होगी या लेना या देना जो भी है वो जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है ठीक उसी तरह से किया जाएगा और उसमें जो एक्सपायरी डेट है उसी के बेसिस पे वो डील जो है वो चलेगी। अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैंसिल्ड, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो सकता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट विल बी क्रेडिटेड टू और रिकवर्ड फ्रॉम द काउंटर पार्टी। और जो भी स्पॉट रेट या फॉरवर्ड रेट है तो दोनों का डिफरेंस अगर माइनस में आ रहा है तो ये काउंटर पार्टी से रिकवर किया जाएगा और अगर प्लस में आ रहा है तो वो काउंटर पार्टी को क्रेडिट दिया जाएगा। ऑन रिक्वेस्ट बैंक में अलाउ डिलीवरी टू टेक प्लेस विद इन अ मंथ बिफोर द एक्सपायरी डेट। अगर काउंटर पार्टी जो है वो अगर रिक्वेस्ट करते हैं बैंकों को तो डिलीवरी जो है वो विद इन मंथ या बिफोर एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे हम लोग अलाउ कर सकते हैं। सॉरी, दिस फैसिलिटी इज नोन एज फॉरवर्ड ऑप्शन। तो इस तरीके के फैसिलिटी को हम लोग फॉरवर्ड ऑप्शन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी काउंटर पार्टी है उनको ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो एक्सपायरी डेट के पहले जो है उसको डिलीवरी के लिए बैंकों को रिक्वेस्ट दे सकते हैं। वेयर बैंक वुड कोड फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट एप्लीकेबल। और वहाँ पे बैंक क्या करेगी, अगर फॉरवर्ड ऑप्शन है तो वहाँ पे बैंक उनको प्रीमियम या डिस्काउंट
एज मे बी केस एप्लीकेबल, तो वो वहाँ पे उसको चार्ज करेगी। आइदर स्टार्ट डेट और एंड डेट ऑफ द ऑप्शन पीरियड विच एवर इज वर्स टू द क्लाइंट, क्योंकि यहाँ बैंकों को फायदा हो रहा है, तो इसलिए जो क्लाइंट है उनको वहाँ पे वो लॉस होगा। तो स्टार्ट डेट हो या एंड डेट हो जो भी ऑप्शन पीरियड का, उसके अकॉर्डिंग वो प्रीमियम या डिस्काउंट जो है वो क्लाइंट के ऊपर चार्ज करती है। फॉरवर्ड रेट कैसे डिसाइड होता है? फॉरवर्ड रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट, जो दो करेंसीज हैं, दोनों करेंसीज के अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं, तो उस इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस होता है उसी से हम लोग फॉरवर्ड रेट जो है वो निकालते हैं। तो फॉरवर्ड रेट इज आइदर एट प्रीमियम और डिस्काउंट टू द स्पॉट रेट। तो फॉरवर्ड रेट जो है वो स्पॉट रेट्स के ऊपर या तो प्रीमियम में होगी या तो डिस्काउंट में होगी। तो करेंसी कैरिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज एट अ डिस्काउंट। जो भी करेंसी का इंटरेस्ट रेट जो है वो हायर होगा तो वो डिस्काउंट पे होगी। और जैसे कि रुपी जो है, रुपी के ऊपर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा होता है यूएसडी पे जो हम लोग इंटरेस्ट रेट देते हैं उसके कंपैरिजन में। तो इसीलिए रुपी जो है वो हमेशा डॉलर के प्रति डिस्काउंट में होगी और डॉलर जो है वो रुपी के प्रति प्रीमियम में होगा। इंटरेस्ट रेट ऑफ यूरो इज हायर देन इंटरेस्ट रेट ऑफ यूएसडी, हेंस फॉरवर्ड यूरो इज एट अ डिस्काउंट ऑफ यूएसडी। और ठीक इसी तरह अगर यूरो और यूएसडी का केस भी लें तो वहाँ पे यूरो का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हायर होगा और यूएसडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। तो इसीलिए यूरो जो है वो ऑलवेज डिस्काउंट में होगी और यूएसडी जो है वो प्रीमियम में होगी। फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन रिस्क फ्री इंटरेस्ट ऑफ द टू करेंसीज। फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? इन केस ऑफ फ्री करेंसीज। तो इन केस ऑफ फ्री करेंसीज में फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट जो है वो उन दोनों इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क है उसके डिफरेंस को हम लोग डिस्काउंट या प्रीमियम में कैलकुलेट करेंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज आइडियल एज ए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट टू अचीव जीरो रिस्क। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग जीरो रिस्क अचीव करने के लिए एज ए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे हर रेट भी फिक्स होगी, वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड डॉलर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूवमेंट। मार्केट मूवमेंट से वहाँ पे कोई ये कंपैरिजन नहीं है। जो भी हमने कॉन्ट्रैक्टेड रेट लिया है डॉलर का उसके बेसिस पे जो है वो डील वहाँ पे सक्सेसफुली ली जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिसएडवांटेज हो जाता है काउंटर पार्टीज को, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट है उनको डील जो है उसी रेट पे कंटिन्यू करनी होती है। अगर वहाँ पे अगर कुछ उनको अपॉर्चुनिटी है कुछ बेनिफिट गेन करने की तो वो उनको नहीं मिल पाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेटिव प्रोडक्ट है वो है ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन का मतलब ही फ्रेंड्स कि आपके पास कुछ ऑप्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ ये जो है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो है टर्म्स कंडीशन जो है वो मेंशन रहते हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या है कि बायर ऑफ एन ऑप्शन हैज़ अ राइट बट नो ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट। कि यहाँ पे बायर के पास एक ऑप्शन होता है कि उसको राइट तो है कि वो ये डील जो है कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन वो ऑब्लाइज नहीं है कि ये डील उसको मैंडेटरी कंप्लीट करनी ही है। तो ये ऑप्शन उसके पास रहता है, वो चाहे तो डील कंटिन्यू कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन जो है ये दो तरह का होता है, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, कॉल का मतलब हो गया बाई और पुट का मतलब हो गया सेल। ये हमेशा आप याद रखिएगा। तो कॉल ऑप्शन गिव राइट टू द होल्डर टू बाई एन अंडरलाइन प्रोडक्ट एट अ प्री फिक्स्ड रेट ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। जो होल्डर है उसको ये राइट होता है कॉल ऑप्शन में कि वो प्री फिक्स्ड रेट ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, मतलब रेट जो है वो पहले से फिक्स की गई है, लेकिन किस डेट में जो है वो ट्रांजेक्शन होगी वो फ्यूचर डेट पे स्पेसिफाई की गई है। तो अगर वो बाई करने का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको हम लोग कॉल ऑप्शन कहेंगे, और अगर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको हम लोग पुट ऑप्शन कहेंगे। तो जो प्रीफिक्स्ड रेट होती है जिसपे कि ट्रांजैक्शन होनी है इन फ्यूचर, उसको हम लोग स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। द स्पेसिफाइड टाइम इज नोन एज एक्सपायरी डेट, और जो डेट उसमें डिसाइड की गई रहती है उसको हम लोग एक्सपायरी डेट बोलते हैं।
तो ऑप्शन जो है उसको मेनली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ सेटलमेंट। जो उनका मोड ऑफ सेटलमेंट है उसके बेसिस पे ऑप्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसमें हमेशा क्वेश्चन आते हैं CIB में। तो पहला जो ऑप्शन है वो है अमेरिकन टाइप ऑप्शन, अमेरिकन टाइप ऑप्शन, और दूसरा हो गया यूरोपियन टाइप ऑप्शन। तो अमेरिकन टाइप ऑप्शन में क्या होता है कि अमेरिकन टाइप ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी डेट। मतलब अमेरिकन टाइप ऑप्शन एक्सपायरी डेट के पहले भी एक्सरसाइज किया जा सकता है, लेकिन यूरोपियन टाइप ऑप्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डेट के टाइम पे ही जो है ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। इंडिया में मोस्टली जो है यूरोपियन टाइप ऑफ ऑप्शन यूज किया जाता है। अभी इसमें एक मेन चीज है फ्रेंड्स, एड द मनी, सॉरी इन द मनी, आउट ऑफ मनी एंड एड द मनी। तो एड द मनी का मतलब है कि जब स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस के सिमिलर हो, यानी कि फ्यूचर में अगर कोई डेट डिसाइड किया गया है कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो इस रेट में आज से 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कंप्लीट होनी है, तो 2 महीने बाद आप देखोगे कि जो रेट डिसाइड की गई है उसका स्पॉट प्राइस भी उतना ही है उस करेंसी का, तो उसको हम लोग एट द मनी कहेंगे। ऑप्शन इज इन द मनी इफ द स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन द फॉरवर्ड रेट इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। और अगर कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन में अगर स्ट्राइक प्राइस जो है वो फॉरवर्ड रेट से कम हो तो उसको हम लोग इन द मनी ऑप्शन कहेंगे। और यही चीज अगर पुट ऑप्शन में हो, यानी कि सेल का केस हो, तो वहां पे स्ट्राइक प्राइस जो है वो फॉरवर्ड रेट से ज़्यादा होगी, तो उसको भी हम लोग इन दी मनी ऑप्शन जो है इन दी मनी होगा। ठीक उसी तरह आउट ऑफ मनी में अगर कॉल का ऑप्शन है तो स्ट्राइक प्राइस जो है वो अगर फॉरवर्ड रेट से ज़्यादा है तो ये आउट ऑफ मनी होगा। और अगर ये पुट का ऑप्शन है और वहाँ पे अगर आपका स्ट्राइक प्राइस जो है वो लेस देन फॉरवर्ड रेट होगा तो ये आउट ऑफ मनी का कंडीशन है। इसको मैंने यहाँ पे याद करने के लिए शॉर्ट में लिख लिया फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये राइट टू बाई, राइट टू सेल, यानी राइट टू बाई का मतलब है कॉल, राइट टू सेल का मतलब है पुट। इन दी मनी, आउट ऑफ मनी, एट दी मनी। अगर कॉल का केस हो और स्ट्राइक प्राइस जो है आपका फॉरवर्ड रेट से कम है तो ये इन द मनी का केस होगा, और अगर स्ट्राइक प्राइस जो है फॉरवर्ड रेट से ज़्यादा है तो ये आउट ऑफ मनी का केस होगा, और अगर दोनों इक्वल है तो ये एट द मनी का केस होगा। अगर ये पुट का ऑप्शन है यानी कि सेल आप कर रहे हैं तो स्ट्राइक प्राइस जो है वो फॉरवर्ड रेट से ज़्यादा होगा तो इसको इन द मनी बोलेंगे, और अगर स्ट्राइक प्राइस जो है वो फॉरवर्ड रेट से कम होगा तो इसको आउट ऑफ मनी कहेंगे, और एट द मनी अगर दोनों इक्वल हो तो। इन द मनी इसको ऐसे भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कॉल का ऑप्शन है, कॉल का मतलब आपको बाई करना है, तो बाई आपने फ्यूचर रेट पे किया है तो स्ट्राइक प्राइस जो आपने डिसाइड किया वो फॉरवर्ड प्राइस से कम है, तो ये इसका मतलब है कि आपकी मार्केट में जिस चीज़ की वैल्यू 10 रुपये है, आपने स्ट्राइक प्राइस उसको फिक्स किया था 9 रुपये, तो आपको यहाँ पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि ये आपका इन द मनी का कंडीशन हो गया। ठीक वैसे ही अगर आपने परचेज करना है और आपका स्ट्राइक प्राइस जो है मान लीजिए 10 रुपये का 11 रुपये हो गया, और फॉरवर्ड रेट जो है वो 10 रुपये है, तो ये मार्केट में जो चीज़ 10 रुपये की आपको वो 11 रुपये की खरीदनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, तो ये आउट ऑफ मनी का कंडीशन हो गया। ठीक वैसे ही अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है और फॉरवर्ड प्राइस कम है, यानी कि आपने जो प्राइस डिसाइड किया था कि मान लीजिए हम 11 रुपये में सेल आउट करेंगे, लेकिन अभी जो है वो सेल हो रहा है मार्केट में 10 रुपये का, तो आपको यहाँ पे 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि आप इन द मनी कंडीशन में हैं। ठीक वैसे ही अगर स्ट्राइक प्राइस कम है और फॉरवर्ड रेट ज़्यादा है और आपको सेल करना है, तो मान लीजिए कि मार्केट में आपने स्ट्राइक प्राइस फिक्स किया था 11 रुपये और आपका फॉरवर्ड रेट जो है वो है 12 रुपये, तो अगर आप उसको 12 रुपये में बेचते तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 1 रुपये कम में बेचना पड़ रहा है तो आपको 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आउट ऑफ मनी का कंडीशन हो गया। तो इसको चार्ट को आप बना लीजिएगा, इससे आपको ये रिवाइज करने में बहुत ईजी होगा। अभी नेक्स्ट जो है वो है प्रीमियम। प्रीमियम इज द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन पेएबल अपफ्रंट, मतलब जब आप स्ट्राइक प्राइस या ऑप्शन जो है वो डिसाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको
जो काउंटर पार्टी है उसको एक अपफ्रंट पे करना होता है, जिसको कि हम लोग प्रीमियम कहते हैं। तो ऑप्शन प्रीमियम जो है वो दो तरह का होता है, पहला इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा है टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, अगर स्ट्राइक प्राइस और करंट फॉरवर्ड रेट का जो डिफरेंस है वो अगर 0 या उससे मतलब 0 विच एवर इज लेस, मतलब 0 या उससे ज़्यादा है, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू उसको हम कहेंगे। और अगर ये निगेटिव में आ रहा है तो उसको हम लोग टाइम वैल्यू कहते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो हमेशा इन द मनी ऑप्शन में होगा, यानी कि आप हमेशा प्रॉफिट में जब रहेंगे तभी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। और अगर आप आउट द मनी या एट द मनी है तो आपका ये टाइम वैल्यू में चला जाएगा, क्योंकि आपका जो प्रीमियम है वो माइनस में आएगा, तो इसको हम लोग टाइम वैल्यू बोलेंगे। नेक्स्ट है कुछ यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने देख चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग चलिए इसको एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन में है कि बायर को हमेशा जो है वो प्रॉफिट, अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल होता है, लेकिन सेलर को जो है अनलिमिटेड लॉस बेयर करना पड़ सकता है। डिफरेंस इन रेट इज एक्सचेंज इन नेट सेटलमेंट, जो भी यहाँ पे क्या होता है कि आपका नोशनल अमाउंट में डील होता है, क्योंकि आपको डील जो है वो पूरे अमाउंट की नहीं करनी होती है, जो भी स्ट्राइक प्राइस और फॉरवर्ड रेट का जो डिफरेंस अमाउंट सिर्फ होता है यहाँ पे उसी का एक्सचेंज होता है। बायर ऑफ एन ऑप्शन पेज प्रीमियम टू द सेलर, जो भी बायर होता है ऑप्शन में, सेलर को उसे एक प्रीमियम पे करना होता है। और प्रीमियम जो है ये वोलेटाइल होती है, ये क्या चीज़ पे डिसाइड होगी, जो भी मार्केट फैक्टर्स हैं, इंटरेस्ट रेट, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट, वो सारी चीज़ों को डिटेल कैलकुलेट करके जो है प्रीमियम डिसाइड की जाती है। तो ऑप्शन प्रीमियम जो है, अगर मार्केट वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो वो भी इंक्रीज होगी, और मैच्योरिटी एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन के बेसिस पे उसको डिसाइड किया जाएगा। ऑप्शन प्रीमियम और द प्राइस ऑफ ऑप्शन इज हायर और लोअर बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू या टाइम वैल्यू है वो अगर कम ज़्यादा होगा तो प्रीमियम का प्राइस भी कम ज़्यादा हो सकता है, और जितना भी उसका मैच्योरिटी पीरियड जो है ज़्यादा होगा, जो ऑप्शन की वैल्यू है वो ज़्यादा कॉस्टली होती जाएगी। ऑप्शन में हमेशा दो लेग होता है, पहला पुट ऑप्शन, दूसरा कॉल ऑप्शन। ऑप्शन जो है हमेशा प्राइस फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट अगर हेजिंग करना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक ऑप्शन का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के इक्विटी को स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बाई करना या सेल करने के राइट को हम लोग स्टॉक ऑप्शन कहेंगे। पुट ऑप्शन ऑन BSE सेंसेक्स ऑफर्स प्रोटेक्शन टू द होल्डर अगेंस्ट द फॉल इन द इंडेक्स। अगर BSE सेंसेक्स में अपने अगर किसी काउंटर पार्टी ने पुट ऑप्शन एक्सरसाइज किया है तो वो खुद को अगर इंडेक्स में कोई फॉल होगा तो उसके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। कॉल ऑप्शन ऑन द इंडेक्स ऑन द अदर हैंड प्रोटेक्ट ए पोटेंशियल बायर ऑफ स्टॉक फ्रॉम राइज इन द इंडेक्स। और कॉल ऑप्शन जो है, अगर कोई बायर जो है बाई करना चाहता है तो वो किसी भी पोटेंशियल लॉस से उसको जो है प्रोटेक्ट करेगा। ऑप्शन विदाउट एनी कंडीशनैलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक है प्लेन वनीला ऑप्शन। प्लेन वनीला ऑप्शन का मतलब होता है कि ऐसा ऑप्शन जिसमें कि कोई कंडीशन नहीं हो, विदाउट एनी कंडीशनैलिटीज, उसी को हम लोग प्लेन वनीला ऑप्शन कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट मेकिंग यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन ऑफन कंबाइनिंग विथ अदर डेरिवेटिव्स एंड कवरिंग डिफरेंट मार्केट साइमल्टेनियसली। यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें कि डिफरेंट तरह के ऑप्शन और अदर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को कंबाइन किया गया है और इसमें डिफरेंट मार्केट के प्रोडक्ट को भी लिया गया है। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हम लोग एक्सोटिक्स बोलते हैं। एक्सोटिक्स एज दे बंडल टुगेदर डिफरेंट रिस्क, क्योंकि वो डिफरेंट रिस्क को एक साथ बंडल करते हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट होते हैं एक्सोटिक्स वो काफ़ी हाईली रिस्क होते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का एक कंपैरिजन दिया हुआ है।
तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एग्जीक्यूट किया जाता है इसमें, और इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट रेट होता है और एक एक्सपायरी डेट भी मेंशन होता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि होल्डर के पास राइट होता है कि वो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, लेकिन उसका कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है। यहाँ पे रेट जो है करंट मार्केट कोट के ऊपर फिक्स की जाती है, जबकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में होल्डर जो है उसको स्ट्राइक प्राइस चूज करने का राइट रहता है, या मार्केट रेट विच एवर इज बेटर फॉर हिम, या वो मार्केट रेट पे भी जो है अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। तो उसके पास दोनों ही ऑप्शन है, वो स्ट्राइक प्राइस पे भी कर सकता है और मार्केट रेट के ऊपर भी कर सकता है। यहाँ पे कोई भी फी पेबल नहीं होता है। कोट जो है, जो भी रेट कोट किया जाता है उसमें बैंक का मार्जिन जो है वो इंक्लूड रहता है। ऑप्शन में प्रीमियम जो है वो पे करना होता है फ्रंट एंड पे। फॉरवर्ड जो है, फॉरवर्ड प्रीमियम वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ऑफ टू करेंसीज के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, जबकि ऑप्शन प्रीमियम जो है वहाँ पे सेवरल फैक्टर के ऊपर उसको डिसाइड किया जाता है, जिसमें स्ट्राइक प्राइस, वॉलेटिलिटी, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, ये सारे चीज़ों को मिला के उसको डिसाइड किया जाता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी भी सेल ऑफ करेंसी को या परचेज को करने के लिए इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि अलग अलग तरह के ऑप्शन होते हैं, जहाँ पे कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बायर और सेलर जो होते हैं उनको सिर्फ काउंटर पार्टी रिस्क होता है, यहाँ पे कोई भी मार्केट रिस्क नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो है अनलिमिटेड रिस्क होता है, जबकि सेलर जो होता है उसको अनलिमिटेड रिस्क होता है, लेकिन बायर जो है वो उसको हमेशा बेनिफिट होता है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अब जैसे हमने स्टॉक ऑप्शन देखा फ्रेंड्स, ठीक वैसे ही बॉन्ड के केस में भी होता है कि ए बॉन्ड विथ कॉल ऑप्शन, यानी कि अगर कोई बॉन्ड है उसमें कॉल ऑप्शन है तो इश्यूअर को इसमें राइट होता है कि वो किसी भी डेट को जो है स्पेसिफाइड डेट के पहले भी प्रीपे कर सकता है। कन्वर्टिबल ऑप्शन का मतलब होता है कि कोई भी बॉन्ड होल्डर को ये ऑप्शन है कि वो अपने डेट इक्विटी को अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है ऑन स्पेसिफाइड टर्म्स। Such options are called embedded option and have a direct effect on pricing of the bond. तो इस तरीके के ऑप्शन को जहाँ पे कि कन्वर्टिबल ऑप्शन होता है उसको हम लोग embedded ऑप्शन भी कहते हैं, और ये बॉन्ड की प्राइसेस को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है वो है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स जो है ये भी एक तरह का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो कि फ्यूचर एक्सचेंज में ट्रेड के लिए यूटिलाइज किया जाता है। Under a future contract, the seller agrees to deliver to the buyer a specified security or currency or commodity. कोई भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, करेंसी या कमोडिटी जो है वो सेलर एग्री होता है बायर को डिलीवर करने के लिए ऑन अ स्पेसिफाइड डेट एट अ फिक्स्ड प्राइस। इसमें डेट भी स्पेसिफाइड होता है और प्राइस भी जो है वो फिक्स होता है। करेंसी फ्यूचर्स जो है वो मेजर करेंसी में ट्रेड किए जाते हैं। मेजर करेंसी कौन कौन सी है? यूरो है, जीबीपी है, जेपीवाई, सीएचएफ, एयूडी एंड सीएडी इन टर्म्स ऑफ यूएसडी। यूएसडी के टर्म्स में ये सारे करेंसीज जो हैं उसमें करेंसी फ्यूचर में ट्रेड किए जाते हैं। और ये जो है इसमें दोनों पार्टी को ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। While the future contract works like a forward contract, there are three important difference. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में मेनली 3 डिफरेंस है। क्या क्या है वो डिफरेंस? कि बायर और सेलर जो हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो कभी भी एक दूसरे के साथ डील नहीं करते हैं, बट दे डील विद द फ्यूचर एक्सचेंज। वो फ्यूचर एक्सचेंज में डील करते हैं एज अ काउंटर पार्टी। दूसरा है द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल्ड ईच डे, इन द सेंस कॉन्ट्रैक्ट इज मार्क टू मार्केट डेली and losses if any are recovered from the holder by way of margin, gains if any are also credited to the margin account. कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ईच डे सेटलमेंट के बेसिस पे काम करेगा और ये मार्क टू मार्केट वैल्यू के ऊपर लिंक्ड रहता है ऑन डेली बेसिस। तो अगर कोई भी लॉस होता है तो वो होल्डर से एज अ मार्जिन रिकवर किया जाएगा, और अगर कोई भी गेन होता है तो वो उसके मार्जिन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक्टिवली ट्रेडेड होते हैं एक्सचेंज में। तो ये जो मेनली 3 डिफरेंस है ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिफर करता है। इंडिया में जो फ्यूचर मार्केट है यूएसडी आईएनआर का वो अगस्त 2008 से शुरू किया गया था। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आर मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट टू हेज इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट जो फ्यूचर्स है
ये एक पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करने में हेल्प मिलता है। तो ये कैसे काम करता है? द हेज इज बेस्ड ऑन द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस। किसी भी बॉन्ड का प्राइस और इंटरेस्ट रेट जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस जो है वो कम होगा, और अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होगा। अभी नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी स्वैप। तो स्वैप का मतलब ही होता है फ्रेंड्स एक्सचेंज। तो जहाँ भी स्वैप का वर्ड आ गया उसका मतलब हम लोगों को वहाँ पे एक्सचेंज की बात करनी है। तो एन इंटरेस्ट रेट स्वैप इज एन एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट फ्लोज। इंटरेस्ट रेट स्वैप का मतलब है कि इंटरेस्ट फ्लोज को एक्सचेंज करना। शिफ्टिंग ऑफ बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन फ्रॉम फिक्स्ड रेट टू फ्लोटिंग रेट टू फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट टू फ्लोटिंग रेट। यानी कि इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन को शिफ्ट करना। कैसे शिफ्ट करना? फिक्स्ड रेट से फ्लोटिंग रेट में, फ्लोटिंग से फिक्स्ड में, या फ्लोटिंग से फ्लोटिंग में। तो इसी को हम लोग इंटरेस्ट रेट स्वैप बोलते हैं। फॉर यूएसडी बेंचमार्क आर जनरली लाइबोर फॉर टर्म लेंडिंग एंड फेड रेट। जो यूएसडी का इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है फ्रेंड्स वो लाइबोर के बेसिस पे होता है, और जो इंडियन रुपी है उसका जो रेट डिसाइड होगा वो ON माइबोर के ऊपर डिसाइड होगा। ये भी क्वेश्चन CIB में आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स। तो जो ON माइबोर का मतलब है ओवरनाइट मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। ये 1 डे मनी मार्केट रेट होता है इंटर बैंक मार्केट के अंदर, जिसपे कि रुपी का जो इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड होता है। तो ये माइबोर जो है ये कौन अनाउंस करती है? ये NSE अनाउंस करती है डेली बेसिस पे, जो कि सेवरल बैंक, जो अलग अलग बैंकों के रेट है उसके एवरेज रेट को लेकर एक पोल करती है, और इसमें जो एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम रेट जो होता है उसको डिलीट करती है, और डिलीट करने के बाद उसका एवरेज करती है। तो वो जो रेट होता है वो माइबोर रेट हम लोग उसको कहते हैं। On MIBOR is the overnight rate. It is used as a base rate for short term and medium term lending also. तो MIBOR रेट जो है वो ओवरनाइट रेट होता है क्योंकि ये डेली बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है, और ये एज अ बेस रेट यूज किया जाता है किस चीज़ के लिए? शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लेंडिंग के लिए। अदर बेंचमार्क, दूसरे बेंचमार्क्स हैं जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं वो है 90 डेज ट्रेजरी बिल और CP रेट इंडेक्स। ये दो चीज़ भी हैं जो कि इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने में पार्टिसिपेट करती हैं। मार्केट प्रैक्टिसेस ऑन अडॉप्टिंग डिफरेंट बेंचमार्क रेट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय FIMMDA। तो जो भी मार्केट प्रैक्टिस है कि कितना किसी भी बेंचमार्क को किस तरीके से अडॉप्ट करना है कोई भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के लिए, वो उसको स्टैंडर्डाइज करता है FIMMDA। अभी यहाँ पे एक पॉइंट है फ्रेंड्स, फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग रेट स्वैप। तो फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग रेट स्वैप जो है उसको हम लोग बेसिस स्वैप कहते हैं। ये मेनली क्या चीज़ पे रिसीव होगा? T-बिल रेट एंड माइबोर लिंक इक्विवेलेंट रेट। जैसे कि मान लीजिए कोई 2 ट्रांजेक्शन हो रहा है, किसी एक पे T-बिल रेट रिसीव हो रहा है और किसी एक पे माइबोर रेट रिसीव हो रहा है, तो दोनों में जो डिफरेंस है उसको हम लोग अगर स्वैप करते हैं तो हमें वहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो इसी को हम लोग बेसिस स्वैप भी कहते हैं, क्योंकि दोनों का बेस जो है वो सेम है। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि फ्लोटिंग रेट और फ्लोटिंग रेट दोनों सेम रेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग बेसिस स्वैप कहेंगे। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप जो है ये भी एक OTC इंस्ट्रूमेंट है जो कि नॉर्मली कौन इशू करती है? बैंक इशू करती है। यहाँ पे एक क्वांटो स्वैप दिया हुआ है फ्रेंड्स। क्वांटो स्वैप क्या है? क्वांटो स्वैप्स रिफर टू पेइंग इंटरेस्ट इन होम करेंसी एट रेट्स एप्लीकेबल टू ए फॉरेन करेंसी, नाउ प्रोहिबिटेड इन इंडिया। ये इंडिया में अभी प्रोहिबिटेड है फ्रेंड्स। तो क्वांटो स्वैप का मतलब होता है कि हम जो इंटरेस्ट रेट पे करेंगे वो होम करेंसी में करेंगे, लेकिन वो रेट जो है वो एप्लीकेबल होगा किस चीज़ पे? फॉरेन करेंसी के ऊपर। कूपन स्वैप, कूपन स्वैप का मतलब है रेफर्स टू फ्लोटिंग रेट इन वन करेंसी एक्सचेंज टू फिक्स्ड रेट इन अनदर करेंसी। मतलब 2 करेंसी का इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज किया जा रहा है, जिसमें कि एक करेंसी जो है उसके ऊपर फिक्स्ड रेट है और एक करेंसी के ऊपर फ्लोटिंग रेट है, तो उसी को हम लोग कूपन स्वैप कहते हैं।
There are also swaps which collapse at a knockout level of market rates and swap with built-in option known as swaption. यानी कि जो भी स्वैप के अंदर ऑप्शन होगा तो उस तरीके के ऑप्शन को, उस तरीके के स्वैप को हम लोग स्वैप ऑप्शन कहेंगे. इन इंडिया रूपी मार्केट ओनली प्लेन वनीला टाइप स्वैप्स आर परमिटेड. तो इंडिया में जो है केवल प्लेन वनीला टाइप जो स्वैप है वही परमिटेड है. प्लेन वनीला टाइप का मतलब होता है कि वहाँ पे ऐसा ऑप्शन जिसमें कि कोई कंडीशन नहीं है, तो उसी को हम लोग प्लेन वनीला ऑप्शन कहते हैं. तो प्लेन वनीला टाइप स्वैप जो है वो इंडियन मार्केट में एप्लीकेबल है. फिर नेक्स्ट जो है डेरिवेटिव प्रोडक्ट वो है क्लोजली लिंक्ड विथ IRS. IRS का मतलब इंटरेस्ट रेट स्वैप इज फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट. फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेबल होगा फॉर अ फ्यूचर पीरियड इज कमिटेड अंडर द एग्रीमेंट. एक एग्रीमेंट होगा कि जो भी इंटरेस्ट पेबल है इन फ्यूचर वो किस रेट पे फिक्स है, तो वो उसी को हम लोग फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कहते हैं. अब इंटरेस्ट रेट स्वैप के बाद है करेंसी स्वैप. करेंसी स्वैप क्या है? करेंसी स्वैप भी कैश फ्लो इन वन करेंसी विथ दैट ऑफ अनदर करेंसी. एक करेंसी के कैश फ्लो को दूसरे करेंसी के कैश फ्लो के साथ एक्सचेंज करने को ही हम लोग करेंसी स्वैप कहते हैं. कैश फ्लो में रिलेटेड टू रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल and or interest under a loan obligation where the lender or the borrower intends to eliminate currency risk. किसी भी करेंसी रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए जो लेंडर और बोरोवर है वो अगर किसी भी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट या दोनों को अगर एक्सचेंज करते हैं तो उसी को हम लोग करेंसी स्वैप कहते हैं. यानी कि एक करेंसी से दूसरे करेंसी में अगर स्वैप करते हैं तो उसको हम लोग करेंसी स्वैप कहते हैं. ओनली करेंसी इज हेज्ड. यहाँ से क्या है, करेंसी रिस्क को हेज किया जा सकता है. इट विल बी प्रिंसिपल ओनली स्वैप. अगर सिर्फ प्रिंसिपल जो है वो अगर स्वैप कर रहे हैं तो उसको हम लोग प्रिंसिपल ओनली स्वैप कहेंगे. और अगर इंटरेस्ट रेट को हेज करने के लिए अगर सिर्फ इंटरेस्ट रेट को स्वैप किया जा रहा है तो उसको हम लोग कूपन ओनली स्वैप कहेंगे. यानी इंटरेस्ट रेट की जो करेंसी है उसको अगर हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं जिससे कि हम इंटरेस्ट रेट को हेज कर सकते हैं तो कूपन ओनली स्वैप हो गया. और अगर प्रिंसिपल जो है उसको अगर सिर्फ स्वैप कर रहे हैं तो उसको हम लोग करेंसी हेज कहेंगे. तो चलिए देखते हैं कि ये प्रिंसिपल स्वैप और इंटरेस्ट स्वैप जो है कैसे काम करता है. यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है. तो पहला है प्रिंसिपल ओनली स्वैप. प्रिंसिपल ओनली स्वैप में क्या होता है कि जो बोरोवर होता है वो इंटरेस्ट जो है वो USD टर्म्स में कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन उसने बेनिफिट जो है वो प्रिंसिपल को यूज किया अमाउंट इन होम करेंसी विदाउट एक्सचेंज रिस्क. द रिपेमेंट टेक्स प्लेस इन डोमेस्टिक करेंसी एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज, हेंस देयर इज नो एक्सचेंज रिस्क. बोरोवर जो है इंटरेस्ट पे करेगा USD के टर्म्स में, लेकिन प्रिंसिपल जो है वो उसके होम करेंसी में रीपे करेगा. तो यहाँ पे जो है वो उसको एक्सचेंज रिस्क नहीं लगेगा क्योंकि ये उसने रिपेमेंट जो है वो फिक्स्ड रेट के ऊपर जो है वो कंटिन्यू किया हुआ है कि उसको डोमेस्टिक करेंसी में प्रिंसिपल पे करना है इतने फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल ओनली स्वैप कहेंगे. जबकि वो इंटरेस्ट को वो पे करेगा USD के टर्म्स में. सेकंड है कूपन ओनली स्वैप. कूपन ओनली स्वैप में क्या है कि USD लोन जो है वो यूटिलाइज की जाएगी सेम करेंसी में, लेकिन जो इंटरेस्ट है जो कि USD लोन का इंटरेस्ट है तो उसको USD में पे करना है, लेकिन एक्चुअली वो उसको स्वैप करके क्या चीज़ में रीपे करेगा, रूपी इंटरेस्ट में रीपे करेगा. तो बोरोवर जो है वो इंटरेस्ट पे करेगा रूपी में और प्रिंसिपल जो है जो उसका ओरिजिनल टर्म्स लोन का टर्म्स है उसके बेसिस पे करेगा. तो उसको हम लोग कूपन ओनली स्वैप करें. यानी कि उसने सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट को इंडियन करेंसी में स्वैप किया है, लेकिन प्रिंसिपल जो है वो उसको USD करेंसी में ही रीपे करेगा. नेक्स्ट है PI स्वैप, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही वो डोमेस्टिक करेंसी में पे करेगा. तो करेंसी स्वैप जो है ओनली कंबाइंस द करेंसी फॉरवर्ड रेट एंड इंटरेस्ट स्वैप रेट फॉर द रिलेवेंट पीरियड. तो करेंसी स्वैप मेनली क्या चीज़ हो गया कि कोई भी करेंसी का फॉरवर्ड रेट और इंटरेस्ट स्वैप रेट जो है एक रिलेवेंट पीरियड के लिए उसमें स्वैप कर लेना, उसी को हम लोग करेंसी स्वैप कहेंगे.
अभी लास्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो इस चैप्टर का है कि डेवलपमेंट्स इन इंडियन मार्केट्स एंड आरबीआई गाइडलाइंस ऑन रिस्क एक्सपोजर, यानी कि इंडियन मार्केट में अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हुए और आरबीआई का क्या गाइडलाइन है रिस्क एक्सपोजर के ऊपर। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट जो है वो आरबीआई ने फर्स्ट अलाउ किया था इंडिया में 1998 के टाइम में, जिसमें इंडियन बैंक्स को आरबीआई ने ये परमिट किया था कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लेन वनीला टाइप इंटरेस्ट रेट स्वैप जो होता है उसमें वो इंटर कर सकती है विदाउट एनी एग्जॉटिक स्ट्रक्चर। विदाउट एनी एग्जॉटिक मैंने बताया फ्रेंड्स कि जब एक ऑप्शन में एक ऑप्शन को एक से ज़्यादा डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ कंबाइन करने को हम लोग एग्जॉटिक कहते हैं। तो एग्जॉटिक स्ट्रक्चर में जो है वो इंडिया में अलाउ नहीं था, आरबीआई ने अलाउ नहीं किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ प्लेन वनीला में ही आप इंटरेस्ट रेट स्वैप जो है वो कर सकते हैं। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ऑफ बैंक कैन यूज आईआरएस ओनली फॉर हेजिंग पर्पस। बैंक और काउंटर पार्टी जो है उनको एक आईएसडीए एग्रीमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है फ्रेंड्स। आईएसडीए यानी मास्टर एग्रीमेंट बिफोर इंटरिंग इनटू एनी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटर करने के पहले आपको एक आईएसडीए मास्टर एग्रीमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। द एग्रीमेंट हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर यूज बाय इंडियन बैंक्स बाय FIMMDA एंड फेडाई विथ द कंकरेंस ऑफ आरबीआई। ये एग्रीमेंट जो है वो किसने किया है इंडियन बैंक्स के लिए? FIMMDA और फेडाई ने आरबीआई के साथ मिलकर इस एग्रीमेंट को बनाया है। तो बैंक जो है IRS को यूज कर सकते हैं नॉट ओनली फॉर हेजिंग बट ऑल्सो फॉर ट्रेडिंग। बेंचमार्क जो है डोमेस्टिक मार्केट के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, जहाँ पे कि ऑन मिबोर जो है उसको यूज़ किया जाता है। अभी माइफोर जो है, माइफोर भी बेंचमार्क की तरह यूज़ किया जा रहा है इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने के लिए। माइफोर क्या है फ्रेंड्स? माइफोर जो है लाइबोर और फॉरवर्ड प्रीमियम को कंबाइन करके जो रेट होगा उसको हम लोग माइबोर रेट कहते हैं। आरबीआई हैज़ परमिटेड बैंक्स अंडर ISDA एग्रीमेंट टू ऑप्ट फॉर ड्यूअल जुरिस्डिक्शन अंडर इंडियन एज वेल एज कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन, यानी ISDA एग्रीमेंट में जो है डुअल जुरिस्डिक्शन का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट है USD रूपी ऑप्शन जो है वो इंडियन मार्केट में अलाउ है जून 2003 से। बैंक्स में हाउएवर यूज ऑप्शन फॉर देयर ओन बैलेंस शीट मैनेजमेंट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, और इसको बैंक यूज कर सकती है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के फॉर बैलेंस शीट मैनेजमेंट। They are also permitted to book the contracts with the bank on declaration basis. एक्सपोर्टर और इंपोर्टर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है उनको कुछ सीलिंग्स दिया गया है। तो वो सीलिंग क्या है, और ये सीलिंग जो है डिक्लेरेशन बेसिस पे आप कर सकते हैं। उस सीलिंग तक आपको सिर्फ डिक्लेरेशन देना है और कुछ नहीं देना है। तो प्रेजेंट में जो सीलिंग है वो है 100% ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सपोर्ट और एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स विच एवर इज हायर। कोई भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो है उसका जो प्रीवियस ईयर का जो एक्सपोर्ट है उसका 100% या उसका लास्ट 3 ईयर्स का जो एवरेज है विच एवर इज हायर, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, विच एवर इज हायर, तो उतना तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकता है इन केस ऑफ डेजिग्नेटेड एक्सपोर्टर्स। और जो अनडेजिग्नेटेड एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने टर्नओवर का 50% तक जो है वो उतने का कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकते हैं। हाउएवर ऑप्शंस एंड फॉरवर्ड बुक टू हेज लोन्स एंड अदर टर्म लाइबिलिटीज वंस कैंसिल्ड कैन नॉट बी रीबुक्ड। जो भी ऑप्शन या फॉरवर्ड बुक जो है जिसको कि फॉरवर्ड बुक जो ऑप्शन या फॉरवर्ड जो है जिनको कि लोन को अगर हेज करने के लिए या किसी अदर टर्म लाइबिलिटी को हेज करने के लिए अगर यूटिलाइज किया गया है और ये अगर एक बार कैंसिल हो गया है तो आप इसको रीबुक नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिंग पोजीशन इन फॉरवर्ड ऑप्शन एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप मस्ट बी मार्क टू मार्केट डेली। जो भी डेली मार्क टू मार्केट वैल्यू होगा उसके बेसिस पे जो है ट्रेडिंग पोजीशन डिसाइड होगा किसी भी फॉरवर्ड में या ऑप्शन में या इंटरेस्ट रेट स्वैप में। आरबीआई ने जो भी गाइडलाइन इशू की हुई है आपको उसको मानना है और उसको फॉलो करना है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कैन बी ऑफर्ड ओनली टू दोज कॉर्पोरेट हु हैव क्लियरली लेड डाउन रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी अप्रूव्ड एट द बोर्ड लेवल। आरबीआई ने क्या ये जो है गाइडलाइन इशू किया है, जो लोग डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं
पहला तो है कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट सिर्फ उन कॉर्पोरेट कस्टमर को मिलेगा जिन्होंने अपना जो है एक अच्छा खासा रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना रखा है, जिसका कि उनको बोर्ड ने अप्रूवल दे रखा है। और बैंक जो है, बैंकों के पास भी एक सूटेबल और अप्रोप्रिएट पॉलिसी होनी चाहिए ताकि वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के मिस सेलिंग को अवॉइड कर सकें। तो ये दो चीज़ें हैं, एक कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए और दूसरा बैंकों के लिए है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये हमारा डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का जो चैप्टर है यही ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।